नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद, उत्तर छायावाद और प्रेम व मस्ती काव्य या राष्ट्रीय संस्कृति की जो काव्य रचनाएं हैं वहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अपना प्रगतिवाद। ठीक है, थोड़ी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि देखो, हम हिंदी साहित्य का इतिहास निरंतर पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 हमारी भारतीय काव्यशास्त्र भी चल रही थी, लास्ट होने वाली एक क्लास बची उस पर। ठीक, उसके बाद हम तुरंत पाश्चात्य काव्य शुरू कर देंगे। और क्या नाम है, कविता की भी क्लास हमारी चल रही है। ठीक है, तीसरे दिन जो कविता की क्लास आपको मिलती रहेगी निरंतर, और कहानी की आपको रोज़ क्लास मिलेगी। ठीक है, कहानी की भी रोज़ भैया क्लास मिलेगी, नाटक की भी रोज़ क्लास मिलेगी। जो हम नाटक बकरी नाटक पढ़ा चुके हैं, कहानी में 2 कहानी हो चुकी हैं। ठीक है, और नाटक भी अब हम जो है जल्दी अगला नाटक हमारा अंधायुग होगा। ठीक है, लगभग में 4 क्लासें, हम 5 क्लासें आपको डेली पढ़ा रहे हैं। ठीक है, निबंध हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यूनिट 9 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप जाके प्लेलिस्ट में सारी प्लेलिस्टें आपको देखनी है, और एक एक वीडियो को कम से कम 2-2 बार आपको देखना है, बस इतना, इससे ज़्यादा काम नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पे 97 21 56 58 75 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करोगे। एक फिर से लिख दूँ, थोड़ा समझो थोड़ा, 97 21 56 58 75 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो आपको PDF भेज दी जाएगी। सारी PDF UGC नेट से जो सिलेबस की है, यानी यूनिट 9 की भी भेजूंगा, कहानी, नाटक, निबंध, कविता, भारतीय, पाश्चात्य, सब की भेजूंगा मात्र 299 में। ठीक है, फीस बहुत कम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं, मगर आपको ये नोट्स, इससे बेहतर नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले। ठीक है, देख लो, इसी प्रकार से कुछ छोड़ा नहीं, बस इतना याद रखना। चलो, प्रगतिवाद जो हमारा शुरू करने वाले हैं हम लोग। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है आप जानते होंगे। आदि प्रवर्तक की बात है कार्ल मार्क्स। ये बात यानी जैसे मार्क्सवाद है, ठीक, मजदूरों की बात करता है, उसी प्रकार प्रगतिवाद है। ठीक है, उसी प्रकार प्रगतिवाद है। विश्व का पहला जो लेखक संगठन है, आपको बता दूं, जो विश्व का पहला लेखक संगठन यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स सन 1934 में गोर्की के नेतृत्व में रूस में प्रभावी हुआ था। याद रखना, यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व का पहला लेखक संगठन है। विश्व का पहला लेखक संगठन जो सोवियत राइटर्स सन 1934 से गोर्की के नेतृत्व में रूस में प्रभावी हुआ था। कहाँ? रूस में। कहाँ रूस में प्रभावी हुआ था? कहाँ हुआ था भैया? रूस में प्रभावी हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं E.M. फास्टर। याद रखना, E.M. फास्टर ने प्रोग्रेसिव, याद रखना, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना 1935 में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में की थी। याद रखना, कहाँ की थी? पेरिस में की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि E.M. फास्टर ने प्रोग्रेसिव राष्ट्रीय राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना 1935 ईस्वी में, कहाँ, कब? 1935 में। ठीक है, किसकी पहल पर? हेनरी बारबूस की पहल पर। कहाँ की थी? पेरिस में की थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। एक बात और समझने के लायक है कि भारत की तरफ से सर्वप्रथम ब्रिटेन में, कहाँ? ब्रिटेन में जुलाई 1935 ईस्वी में। कब? 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, वे कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का जो गठन किया था ज्योति घोष, KM भट्ट, सज्जाद जहीर, मुल्क राज आनंद, हिरेन मुखर्जी, एक सिन्हा और मोहम्मद बिन तासीन ने किया था। याद रखना, इतने लोगों ने मिलकर भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया था 1935 में। कहाँ? ब्रिटेन में। ठीक है, सन 1936 से 43, याद रखना, 36 से 43 तक हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चला था। याद रखना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रगतिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगतिवाद। 1936 से 43, याद रखना, 36 से 43 प्रगतिवाद। ठीक है, प्रगतिवाद की जो शुरुआत है 1936 ईस्वी में इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसी वर्ष लखनऊ में, याद रखना, प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। ये इसलिए क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है कि लखनऊ में जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद थे। ठीक है,
और एक बात याद रखने की लायक है यहाँ पर कि प्रगतिवाद ने छायावाद की जो भाषा, आध्यात्मिकता, वैयक्तिकता और काल्पनिक करुणा इतिहास से विरोध किया है, इत्यादि से विरोध किया। यानी प्रगतिवाद न तो ज़्यादा आध्यात्मिक को मानता है, न या व्यक्तिकता को मानता है, न काल्पनिक को मानता है, न करुणा को मानता है। जो सामने है, जो दिख रहा है, उसी को वो ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है। प्रगतिवादी काव्य ने, याद रखना, सामूहिकता यानी समूह पे, वर्ग संघर्ष यानी जो वर्ग का संघर्ष है, ठीक है, यह सर्वहारा के विजय के गीत गाए हैं। ठीक है, किसमें? प्रगतिवादी में, नागार्जुन बाबा ने। ठीक है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, याद रखना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अभी जब पाश्चात्य पढ़ेंगे तो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आप लोग को पढ़ना है। ठीक है। प्रगतिवादी काव्य का आधार है। ठीक है, मार्क्स का जो भौतिकवाद है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राजनीति के क्षेत्र में याद रखना कि जो समाजवाद, क्या समाजवाद या साम्यवाद की विचारधारा है साहित्य के क्षेत्र में, वही प्रगतिवाद, वेरी इंपॉर्टेंट। राजनीति के क्षेत्र में आप समाजवाद पढ़ लें, साम्यवाद पढ़ लें, वही हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रगतिवाद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रगतिवाद। क्या पढ़ते हैं भैया? प्रगतिवाद। ठीक है। अगली बात करते हैं कि प्रगतिवाद का मानना है कि जो साहित्य सर्वहारा के हित में नहीं है, वह उसकी आवाज़ नहीं बन सकता, और वही साहित्य नहीं बल्कि शोषण को बनाए रखने की व्यवस्था है। इस संदर्भ में लेनिन, वेरी इंपॉर्टेंट, लेनिन हुए हैं एक विचारक। लेनिन का यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है कि साहित्य क्रांति के लिए एक हथियार मात्र है। यह कथन किसका है? लेनिन का है कि साहित्य क्रांति के लिए एक हथियार मात्र है। क्या है? हथियार मात्र है। क्या है भैया? हथियार मात्र है। ठीक है। क्रांतिकारी कविताओं के संदर्भ में शुक्ल जी का एक कथन है। क्या कहना है? देखो, कहते हैं कि क्रांति के नाम पर परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई है। सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिवर्तन के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक केवल अनवरत है, नहीं कहा जा सकता। ये कथन किसका है भैया? रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, कथनों को थोड़ा ध्यान में रखें। प्रगतिवादियों के अनुसार एक बात और आपको याद रखना है कि समाजवादी यथार्थवाद ही यथार्थ को देखने के एकमात्र तात्विक दृष्टि रखता है। यानी कहने का अर्थ एक बात है कि जो प्रगतिवादी कवि हैं वो सिर्फ यथार्थवाद को मानते हैं, जो सामने दिखता है दृश्य को ही मानते हैं, यानी जो सामने दिखता है वही को वो लिखते हैं, यानी जो उन्होंने भोगा हुआ यथार्थ हम कह सकते हैं। ठीक है। प्रगतिवादी चेतना साहित्य के आदर्श मार्क्सवादी बोध के आधार पर तय करती है और कला को सोद्देश्य बनाती है। ठीक है। प्रगतिवादी कविता की भाषा याद रखना, थोड़ा भाषा के बारे में। बिंब, शब्द बिंब आपको पढ़ने हैं। मुहावरे, चित्र जनजीवन के बीच के हैं तथा इसकी शैली उपदेशात्मक, यानी इनकी कविताओं में जो प्रगतिवादी कविताएं होती है उसमें कहीं ना कहीं एक क्या होता है? उपदेश होते हैं। क्या होते हैं? उपदेश होते हैं। ठीक है। अगली बात अगर हम करें कि तात्कालिकता का दबाव तथा घोर सामाजिक व राजनीतिक काव्य होने के कारण प्रगतिवादी काव्य में रूपात्मक विशेषता का अभाव दिखाई देता है। किसका? रूपात्मक विशेषता। किसका भैया? रूपात्मक विशेषता। किसका भैया? रूपात्मक विशेषता। किसका भैया? रूपात्मक विशेषता का अभाव दिखाई देता है। एक बात और याद रखना, थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बच्चन सिंह के अनुसार सुमित्रानंदन पंत, कौन? सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है युगवाड़ी, कौन सी? युगवाड़ी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चन सिंह ने खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसे माना है? युगवाड़ी को। किसको? युगवाड़ी को। किसको माना है? युगवाड़ी को। ठीक है। इसके बाद गणपत चंद्र गुप्त वो कहते हैं कि भाई मैं उनको तो नहीं मानूंगा, रामेश्वर करुण एक व्यक्ति हैं, उनकी रचना है ब्रजभाषा में करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। गणपत चंद्र गुप्त ने करुण सतसई को माना है प्रथम प्रगतिवादी ब्रजभाषा वाली, और बच्चन सिंह ने युगवाड़ी को माना है खड़ी बोली की जो प्रथम प्रगतिवादी रचना है। ठीक है। प्रगतिवादी के महत्वपूर्ण कवियों की रचनाएं हम लोग देखेंगे। अब हम आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको याद कराने की कोशिश करेंगे। केदारनाथ अग्रवाल, सबसे पहले इनका जन्म आपको याद रखना है 1911, मृत्यु कब हुई थी? 2000 में, यानी कितने वर्ष जिए? 89 साल। बहुत जीत गए भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे कि ये याद कैसे हो,
कितनी रचनाएं हैं लगभग में, कितनी रचनाएं हैं? 19 रचनाएं हैं, नहीं 20 रचनाएं हैं। ठीक है, आपको ये याद कैसे होंगी? याद कराने का एक तरीका मेरे पास बहुत अच्छा है। ये जो कलर हैं उन्हीं कलरों पे आपको ध्यान रखना है, यानी जिन रचनाओं के आगे कलर कलर मैंने किया है ये एक ट्रिक ही समझ लो। ये युग, नींद, लोक, फूल नहीं, ये रचना छोड़ देना है। ठीक है, गुल मेहंदी, पंख, शब्दों को ध्यान में रखना। अभी मैं एक गाना गाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। बम्बई, ठीक है, मेरो तुम, प्यार, केदार, अपूर्वा, जमुन, बोले, सिलाएं, आत्मगंध, हरियाली, खुली पुष्प, दीप, दीप, ठीक, बसंत। ठीक है, ये शब्दों का गौर करना है, इन्हीं शब्दों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक बार पहले हम रचनाओं को पढ़ लेते हैं। देखो, युग की गंगा जो इनकी रचना है, और नींद के बादल, याद रखना ये 1947 में थी, युग की गंगा और नींद के बादल। और आपको पता होना चाहिए कि हम पहले सन आपको याद कराने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत एक आधे सन जो इम्पोर्टेंट याद कर लो। कि अगर गंगा, मान लो गंगा घाट पे आप नहाने गए हैं, ठीक, आपको नींद आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? क्या होगा? सब बेकार, सब। गांव की भाषा में कहते हैं एक शब्द सैंत। सैंत मतलब होता है सब बहा के लेके जाना। ठीक है, तो सब सैंत जाएगा। सैंत मतलब 47, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये समय है। युग की गंगा और नींद के बादल, इनका समय क्या है? 47। ये पूछी जा चुकी है रचना, इनका समय पूछा जाता है 1947। लोक और आलोक, लोक और आलोक, वेरी इंपॉर्टेंट, किसका समय क्या है? 57। आपको पता होना चाहिए इस लोक में आप आए हो तो किसी को मत सताओ, वो कोई भी हो। अगर सताओगे तो दिक्कत ज़्यादा होगी। तो याद रखना, सताओ से 57, और इस लोक में आए हो तो किसी को मत सताओ। लोक और आलोक का समय क्या है? 57। फूल नहीं रंग बोलते हैं, समय इसकी समय क्या है? 65 में। क्या है? 1965 में। और आपको पता होना चाहिए कोई व्यक्ति अगर 65 साल का हो गया, ठीक है, तो उसके रंग ही बोलने लग जाएंगे, उसके रंग ढंग सब बोलने लग जाएंगे। हाँ भाई, उम्र उसकी हो चुकी है, वो फूल देने के बेचारे के क्या काबिल नहीं रह जाएगा। ठीक है, आग का आईना, वेरी इंपॉर्टेंट, आग का आईना समय क्या है? 1970 में लिखी गई थी। गुल मेहंदी पूछी जा चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुल मेहंदी आपकी पूछी जा चुकी है, इसका समय भी पूछा जाता है, गुल मेहंदी। ठीक है, मेहंदी आप लोग तो लगाते हैं कि हाथों में? आपको पता है जब शादी होती है किसी लड़की की, ठीक है, तो 7-8 दिन पहले से ही मेहंदी लगाने लगती है। कब से? 7-8 दिन पहले से वो मेहंदी लगाने लगती है। वो भी कौन सी मेहंदी होगी? गुल मेहंदी। तो 7-8 यानी 78 यानी गुल मेहंदी, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट इसका समय है। 1978 में गुल मेहंदी का समय आता है। केदारनाथ अग्रवाल। पंख और पतवार, पंख और पतवार, याद रखना, पंख और पतवार समय क्या है? 79। उनसे कह दो कि मेरे पंख वापस दे दे, मुझे उड़ान भरनी है। ठीक है, पापा की परियों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, तो उनसे कह दो, उनसे यानी 79, पंख और पतवार 1979 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बम्बई का रक्त स्नान, याद रखना, बम्बई का रक्त स्नान 1981 में। और आपको पता है बम्बई एक ऐसा शहर है जो वहाँ पे खून की होली खेली जाती है। ऐसा है नहीं, ठीक है, बॉलीवुड क्षेत्र में जाओगे तो पिक्चरों में क्या होता है? खून की होली खेली जाती है भाई। ठीक है, रंग वगैरह लगाया जाता है, फिर मारते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा शहर है बम्बई जिसमें खून की होली खेली, एक ऐसा नहीं, 81, याद रखना। तो 81 बम्बई। थोड़ी सी आपको बात पकड़ लोगे तो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट। देखो, मैं वही रचनाकार के सन या एक एक सन पे बात करूंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं कई बार। ठीक है मेरी तुम कहाँ चली गई थी, याद रखना, 1981। समय क्या है? 1981। मार प्यार की थापे, ये भी समय क्या है इसका? 81 है। कहें केदार खरी करी तेरे जैसी तो नहीं होनी चाहिए, कहे केदार खरी खरी तेरे जैसी तो 83 यानी 83। अपूर्वा का समय क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, ये समय नहीं भूलना, अपूर्वा 1984। ठीक है, अपूर्वा। और आपको पता होना चाहिए, कहा जाता है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जब जन्म लेता है तब जाके वो मनुष्य का जन्म पाता है। ये बात पता नहीं कितनी पूर्व है या अपूर्व है, पता नहीं। तो अपूर्व 1984, याद रखना, अपूर्वा। जमुन जल तुम, ये भी 1984 में इसका समय हुआ है, 84।
बोल 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 अबोल, ये समय क्या है इसका 85 है। जो सिलाएं तोड़ते हैं ये भी 85 है। आत्मगंध नहीं भूलना है 1988, आत्मगंध 1988। अनियारी हरियाली 1990। खुली आंखें होने और हुने 1993। पुष्पदेश 1994। अब बात आएगी कि आप ये एक ही रचना सर बता दो, ऐसा कोई तरीका कि मुझे याद हो जाए, क्रम से याद हो जाए। ठीक है, तो एक गाना सुना होगा आपने, बहुत अच्छा गाना है, मैं अपने भाव में गाऊंगा और इन शब्दों को, जो कलर शब्द हैं उनको ध्यान में रखना, उन्हीं को, क्योंकि मैं बार बार सिर्फ बढ़ाता चलूंगा, अंडरलाइन नहीं कर पाऊंगा, शब्दों को ध्यान रखना। गाना सुना होगा, एक तर्ज है, बता देता हूँ कि मार कटारी मर जाऊं हाय, यार बिन जी नहीं पाऊं। बहुत शोक गीत है, आप समझना, उसी के तर्ज पे मैंने इसको लिया है। ठीक है, गौर से सुनना शब्दों को कि मार दे युग नींद लोक में हाय, फूल नहीं गुल मेहंदी हाय, फूल नहीं गुल मेहंदी। आगे क्या कहता है कि पंख के लिए मैं तो जाऊं रे बम्बई, मेरे प्यार के दार अपूर्वा, मेरे प्यार के दार अपूर्वा। अब जैसे गाने में है उसी प्रकार से इसमें समझना कि जमुना पे बोली थी जो तुमने सिलाए हाय, सिलाए कभी ना भुलाना हाय, सिलाए कभी ना भुलाना। जितनी है आत्मा हरियाली कर दे हाय, आंखें खुली दीप जैसी, आंखें खुली और बसंत में मिली हाय, अब आ जाओ केदार भैया। तो केदार से केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, गाना अच्छा लगा हो तो भाई आपको क्या करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। एक बार फिर से गाने, बस इनको कलरों को शब्द में याद रखना कि मार दे युग नींद लोक में आए, फूल नहीं गुल मेहंदी हाय, फूल नहीं गुल मेहंदी। आगे क्या कहते हैं कि पंख के लिए मैं तो जाऊं रे बम्बई, मेरो प्यार के दार अपूर्वा, मेरो प्यार के दार अपूर्वा। फिर जैसे उस गाने में होता है कि जमुना पे बोली थी जो, जमुना पे बोले थे जो तुमने सिलाए हाय, सिलाए कभी ना भुलाना हाय, सिलाए कभी ना भुलाना। जितनी है आत्मा हरियाली कर दे हाय, आंखें खुली दीप जैसी, आंखें खुली और बसंत में मिली, अब आ जाओ केदार भैया। तो याद रखना, केदार से केदारनाथ अग्रवाल, मेरे ख्याल से आपको ये क्रम याद हो गया होगा। ठीक है, एक चीज और याद रखना, युग की गंगा अगर पूछे तो ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना, और युग धारा पूछे वो किसकी है, नागार्जुन की, क्योंकि युग की गंगा युग धारा में कन्फ्यूजन हो जाती है, युग धारा कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा केदारनाथ अग्रवाल के बारे में हम लोग देखते हैं क्या बात होती है। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं का अन्य विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है, जैसे रूसी, अंग्रेजी, चेक, जर्मन आदि में। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं को मुख्यतः दो श्रेणी में हम बांट सकते हैं। देखो कौन कौन सी श्रेणी है वो। पहली श्रेणी में उनकी राजनीतिक कविताएं आती हैं, और दूसरी श्रेणी में प्रकृति प्रेम से संबंध एवं सामाजिक कविताएं आती हैं। ठीक है,
प्रेमचंद याद रखना कथा साहित्य में जिन समस्याओं को आधार बनाकर लिख रहे थे उन्हीं समस्याओं को केदार जी ने अपने काव्य के माध्यम से विचित्रित किया है। ठीक है, बस इतनी बात। अगली बात देखो, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के शुरुआती समय में बालेंदु उपनाम, याद रखना ये उपनाम आया भैया प्रगतिवाद में। बालेंदु उपनाम किसका था? केदारनाथ अग्रवाल का। ठीक, उस समय वे ब्रज भाषा में कवित्त सवैया छंद में लिखते थे। ठीक है, केन नदी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, केन नदी से अत्यधिक लगाव के कारण उन्हें केन का कवि भी कहा जाता है। पूछा जाएगा कि केन का कवि किसे कहा जाता है, तो के से केन, का से जो है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की प्राकृतिक कविताओं के संदर्भ में बच्चन सिंह ने कहा है, क्या कहा है कि जहां तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंथ है। याद रखना, पूछा जाएगा कि केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंथ हैं, किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा। किसने कहा भैया? बच्चन सिंह ने कहा। किसने कहा भैया? बच्चन सिंह ने। केदारनाथ अग्रवाल ने जहां कहे केदार खरी खरी, याद रखना, कहे केदार खरी खरी में डॉलर के प्रति भारतीय राजनेताओं को चेताया, वहीं युग की गंगा में जो है असमान अर्थव्यवस्था की विसंगति का ये यथार्थ चित्रण भी किसा जो है खींचा है। ठीक है, यानी जो केदार कहे केदार खरी खरी में डॉलर के प्रति भारतीय राजनेताओं को चेताया है, वही युग की गंगा में क्या है? असमान अर्थव्यवस्था की विसंगति का यथार्थ चित्रण किया है युग की गंगा में, केदार में डॉलर के प्रति। याद रखना, फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता के लिए केदारनाथ अग्रवाल को वेरी इंपॉर्टेंट सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? फूल नहीं रंग बोलते किस रचना के लिए, किस कविता के लिए? फूल नहीं रंग बोलने के लिए। ठीक है, सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केदार जी की जो रचना है जमुन जल तुम और एक है मेरी तुम, ये दोनों कविताएं अपनी पत्नी की याद में इन्होंने लिखा था केदारनाथ अग्रवाल। यानी जमुन जल तुम इसीलिए जमुना पे बोली थी जो तुमने सिलाए, हाय सिलाए कभी ना भुलाना। याद रखना, हे मेरी तुम जमुना पे आना, यह बात किससे करें? पत्नी से, यानी पत्नी की याद में लिखी गई कविता है, वेरी इंपॉर्टेंट कविता है। खेत का दृश्य, एक याद रखना इनकी रचना और है खेत का दृश्य कविता में धरती को राधा और कृषक को कृष्ण का प्रतीक बनाकर लिखी गई रचना है खेत का दृश्य। ठीक है, चंदू और चैत, देखो चंदू और चैत कविता में ग्रामीण युवकों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। कैसा है? यथार्थ चित्रण है। वसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया गया है। कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया गया है। याद रखना, केदारनाथ अग्रवाल को 1986 ईस्वी में, याद रखना 1986 ईस्वी में किस रचना के लिए? अपूर्वा रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था केदारनाथ अग्रवाल को। ठीक है, आगे आते हैं हमारे नागार्जुन यानी वैद्यनाथ। 1911 इनका जन्म, मृत्यु 1998। नागार्जुन के बारे में थोड़ी सी मैं आपको भूमिका बताना चाहूँगा। दरअसल नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ था। ठीक है, और यात्री उपनाम से लिखते थे, ये तो अलग मैटर हुआ। एक इनका और नाम लिखा हुआ था, मिलेगा आपको, यानी जब यानी जो नागार्जुन है ये अपने, क्योंकि यानी पंडित जी तो थे ही इनके पिताजी, अड़ोस पड़ोस में अपना वो करवाते थे पूजा पाठ वगैरह, उसी से इनका घर चलता था। नागार्जुन के इनसे जो बड़े भाई हुए हैं, कई 3-4 भाई हुए थे, कोई नहीं बचे थे, सब खत्म हो जाते थे, मर जाते थे। इनसे पहले जितनी संतानें हुई सब मर जाते थे। ठीक है, तो इनका नाम, जब ये इनका जन्म हुआ तो इनका नाम इनकी मम्मी ने नाम रख दिया ठक्कन। ठक्कन इसलिए नाम रखा कि अब बहुत जल्दी ही ये भी ठोकर मार के चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उल्टा सीधा नाम रख दिया ठक्कन, कि जब ये कोई बीमारी आएगी, कोई परिस्थिति आएगी, तो उस पर यानी बच्चे पे पढ़ने से पहले उसके नाम पर चिपक जाएगी और वो बच जाएगा। तो इसीलिए इनका अगर कोई पूछे कि सबसे पहला नाम जो मम्मी के द्वारा रखा गया था उसका नाम रखा था ठक्कन। बाद में इनका नाम पड़ा था वैद्यनाथ मिश्र, जो इनके पिताजी ने, यानी जो वैद्यनाथ तो उनको वहाँ से मिला, नागार्जुन तो उनको वहाँ से मिला था, बौद्धनाथ जो है, यानी जो बौद्ध, जब ये बौद्ध अपनाते हैं। ठीक है, और वैद्यनाथ इनका मूल नाम था। ठीक है, 1911-1918 में इनकी रचनाएं देखो कुछ हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली,
प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विपल्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी ज्योतियों का कोरस, इस गुब्बारे की छाया में, आखिर ऐसा क्यों, क्या कह दिया मैंने, भूमिजा रतन कर। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि नागार्जुन आपके कवि हैं, आपके मतलब यूजीसी नेट के सिलेबस के कवि हैं, तो ये तो आपको एक एक सन एक एक सब कुछ याद होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। युगधारा का समय देखो क्या भाई, फिर मैं इसको क्रम बताऊंगा। युगधारा का समय क्या है भाई, 1953। इंपॉर्टेंट क्या समय है, 1953। युगधारा का समय क्या भैया, देखो युग की गंगा 47, युगधारा 53। ठीक है, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हो कि तेरेपन में, यानी तेरेपन, या ऐसा होता है ना एक तेरेपन, तेरेपन में वो दम नहीं कि मुझे धार में बहा दे। तो याद रखना, तेरेपन से 53 वेरी इंपॉर्टेंट। युगधारा इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। तेरेपन में वो दम नहीं है, तेरे में वो पन नहीं है कि जो धार में बहा दे। तो तेरेपन से 53 याद रखना, युगधारा 1953 इंपॉर्टेंट है। सतरंगे पंखों वाली 59 वेरी इंपॉर्टेंट। सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली समय क्या है, 59 में। कब लिखी गई है, 59 में। कब लिखी गई है, 59 में। प्यासी पथराई आंखें, ये कब लिखी गई है, 62 में। क्या कब लिखी गई है, प्यासी पथराई आंखें, 62 में। वेरी इंपॉर्टेंट, कब लिखी गई है, आंखें 62 में। कब लिखी गई है, 62 में, याद रखना। भस्मांकुर, ये वेरी इंपॉर्टेंट की रचना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। भस्मांकुर 71 में लिखी गई है। भस्मांकुर कब लिखी गई, 71। भस्मांकुर 71। युगधारा 53, सतरंगे पंखवाली 59, प्यासी पथराई आंखें 62, भस्मांकुर 71, तालाब की मछलियाँ 75 में। कब लिखी गई है, 75 में। तालाब की मछलियाँ 75 में। खिचड़ी विपल्लव देखा हमने 80 में। कब लिखी गई, 80 में। कब, 80 में। तुमने कहा था 1980, याद रखना, तुमने कहा था, क्या कहा था, 80। तुमने कहा था 80। हजार हजार बाहों वाली 81, पुरानी ज्योतियों का कोरस 83, उस गुब्बारे की छाया में 89, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, तुमने कुछ नहीं कहा, भूमिजा रत्न गर्भ। याद रखना इनका समय वेरी इंपॉर्टेंट है। धारा 53, पंखों वाली 59, प्यासी पथराई आंखें 62, भस्माकुर 71, भा से 72 कह सकते हो तो एक कम कर दो 71, तालाब की मछलियाँ 75 75, खिचड़ी विपल्लव देखा हमने 80। ठीक है, तुमने कहा था 80, हजार हजार बाहों वाली 81, पुरानी ज्योतियों का कोरस 83, इस गुब्बारे की छाया में 89। ठीक, अब आपको एक बात और बता दूँ, इस ये क्रम कैसे याद हो। ठीक है, अब सोचोगे कि क्रम भी याद करना है, हाँ बिल्कुल याद करना है। तो आप याद करो, इनके समय पर याद, यानी इनके कलर पर याद रखना कि धार है तेरे पंख और आंखों में, भस्म न करो तालाब की मछली। कि धार है तेरे पंख और आंखों में, यानी पापा की परियों के बारे में बात है। ठीक है, कि धार तो है तेरे पंखों में और आंखों में, भस्म ना करो देख के आंख, ये है तालाब की मछलियां। देखो देखो तुमने कहा था, देखो तुमने हजार वादे किए थे बाहों में आने के। ठीक है, याद रखना, यहाँ से क्रम आपको एकदम से याद हो जाएगा, इतना ही क्रम याद रखना है कि पापा की परियों के बारे में सोचना सब लोग, कि धार है तेरे पंख और आंखों में, भस्म ना करो देख के तालाब की मछलियां। देखो देखो सामने वाले से, देखो तुमने कहा था, देखो तुमने कहा था, देखो तुमने वादा किया था, तुमने हजार वादे किए थे बाहों में आने के। बस इतनी बात याद रखना। ठीक है, बाकी आगे याद नहीं रखनी है, 8 रचना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो तुमने हजार वादे किए थे बाहों में आने के। एक बार फिर से, धार है तेरे पंख और आंखों में। ठीक है, धार है तेरे पंख और आंखों में, भस्म ना करो तालाब की मछलियां। देखो तुमने तो हजार वादे किए थे बाहों में आने के। बस इतनी बात। गलत देखो ये मत समझना कि क्या पढ़ा रहा हूँ मैं भाई, देखो याद करना है, किसी प्रकार से आपको याद करना है। आप अपने से बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, बिल्कुल बना के रखें, याद करें। मेन चीज़ है याद करना। ठीक है, तो कभी ये मत सोचना कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये मेरा नहीं है, ये क्या है, मुझे याद कराने के किसी न किसी प्रकार से इसको याद करना होता है। देखो एक बात फिर कहता हूँ, एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा कि आपने इसका उत्तर कैसे दिया, याद किया था, याद करवाया गया था, या सभ्यता से याद किया था, या असभ्यता से याद किया था, उसका मतलब है कि उसका आंसर आप सही करके दो, बात खत्म। ठीक है, तो ज़्यादा, क्योंकि इतनी आपको पता है हिंदी साहित्य के इतिहास में हजारों रचनाकार हैं, अगर एक ऐसे याद करना असंभव है, असंभव है बिल्कुल। बार बार पढ़ोगे भूल जाओगे।
ये जो आपको मैं याद कराता हूँ, या ये जब बना है आपको सामने, जो सोचते होंगे कि मैं एक दिन में बना लेता हूँ, नहीं भैया, मैं आपको बता दूं, हैतंक हो जाओगे कि जब मैं एंट्रेंस दिया था बीएचयू का, जेएनयू का, तब की मैंने ये सब याद किए थे, ट्रिक वगैरह बनाए थे, वो अभी भी मेरे मन में रचनाएं गूंजती रहती हैं। आंख मिच के हमसे कोई रचनाएं पूछ ले, मैं आपको क्रम से सुनाता चला जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक दिन की मेहनत है, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। ठीक है, जो रचनाएं, और ये भी नहीं है कि ये नहीं कह सकते ये नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि बराबर पूछी जा रही हैं। ठीक है, पुरानी ज्योतियों का कोरस 83, इस गुब्बारे की छाया में, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, तुमने कुछ नहीं कहा। अब उसमें देखो, ऊपर की रचना आपको याद करना है, ये छोड़ देना, पर ये दो रचना याद रखना, भूमिजा और रत्नगर्भ। ये नागार्जुन की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, भूमिजा रत्नगर्भ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। अब देखो थोड़ा इनके बारे में, नागार्जुन के बारे में, कि सबसे पहली बात कि जो नागार्जुन थे, ये भैया यात्री, याद रखना, यात्री नागार्जुन का पहला साहित्यिक नाम था। ये संस्कृत और मैथिल में इसी नाम से कविता लिखते थे, यानी यात्री उपनाम से कविता ये संस्कृत और मैथिली भाषा में लिखते थे। हिंदी में नागार्जुन नाम से कविता लिखते थे। इनका मूल नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र था। सारे नाम एक साथ मिल गए आपको। ठीक है, नागार्जुन राजनीति की समझ रखने वाले सजग कवि थे। इनकी प्रसिद्ध कविताएं देखो, बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर, बादल को घिरते देखा है। ये बहुत अच्छी जो कविता है अपने में लगी भी है। हरिजन गाथा नहीं भूलना है। तुम्हारी दंतरित मुस्कान, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 पूत भारत माता के, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 पूत भारत माता के, इसी प्रकार से कविता है। रहे 4, फिर 4 पूत भारत माता के रहे, इस बहुत अच्छी कविता है। कालिदास याद रखना, इन्हीं की कविता है। अकाल और उसके बाद कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। ठीक है, इस प्रकार से कविताएं अपनी सिलेबस में लगी, याद करेंगे हम लोग। ठीक है, ये इन्हीं की कविताएं हैं, याद रखना। नागार्जुन को प्रगतिवाद का, याद रखना, प्रगतिवाद के शलाका पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, शलाका पुरुष, याद रखना, नागार्जुन को प्रगतिवाद का कहा जाता है। ठीक है, राम के प्रति इनकी एक रचना आई थी, राम के प्रति। नागार्जुन की खड़ी बोली में प्रकाशित पहली रचना है। नागार्जुन की पहली खड़ी बोली में प्रकाशित रचना कौन सी, राम के प्रति। ठीक है, और नागार्जुन की जो कविता राम के प्रति, जो 1935 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, विश्व बंधु में छपी थी, जो लाहौर से निकलती थी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है को नागार्जुन ने अपने साहित्य का मैनिफेस्टो कहा। याद रखना, क्या बात कह दी इन्होंने, कि साहित्य का मैनिफेस्टो किसे कहा गया है, प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है। और एक लास्ट बात कि पत्रहीन नग्न गाछ, याद रखना, पत्रहीन नग्न गाछ है, जो मैथिली भाषा में लिखा गया एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, जिसमें 52 कविताएं संकलित हैं। और इस पे 1968 में इनको, नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, पुरस्कार मिला था। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा। याद रखना, क्या कहा है भैया, बच्चन सिंह ने नुक्कड़ कविता कहा है। क्या कहा है बच्चन सिंह ने भैया, नुक्कड़ कविता कहा है। क्या कहा है, नुक्कड़ कविता कहा है। नागार्जुन ने दीपक पत्रिका के संपादक के रूप में भी कार्य किया। याद रखना, एक दीपक पत्रिका था, उसका संपादन भी किसने किया है, नागार्जुन ने किया है। ठीक है, प्रेत का बयान, थोड़ी सी बात और, प्रेत का बयान जो कविता में नागार्जुन आजाद भारत के एक ऐसे अध्यापक की यथार्थ दशा का चित्रण करते हैं जिसकी मृत्यु सुख के कारण हुई थी। देखो, नागार्जुन आपके कवि हैं, यानी सिलेबस के कवि हैं, तो इनको भैया आप जरूर तैयार करें, मैं यही कहूँगा। ठीक है, भस्मांकुर, याद रखना, भस्मांकुर जो इनका खंड काव्य है, कविता में नागार्जुन ने भगवान शिव और पार्वती के संबंधों का साधारण दंपति के रूप में देखा है। भस्मांकुर पूछा, क्योंकि मार्कंडेय पुराण पूछा जा चुका है, तो क्यों ना इनकी कविता भस्मांकुर भी पूछ ले, कि भस्मांकुर जो खंड काव्य कविता में नागार्जुन ने किसको दंपति के रूप में देखा है, तो शिव और पार्वती के रूप में। ठीक है, इस कविता का याद रखना, इतनी अच्छी बात है कि इस कविता का जो शरीर तो श्रृंगार रस का है, लेकिन आत्मा इसकी करुण रस की है। और इसमें बरवे छंद का प्रयोग किया गया। बरवे जो क्या नाम है, पहले और तीसरे में 12-12 चरण होते हैं, जो मात्राएं होती हैं, और दूसरे चौथे में 7-7 होती हैं, तो इसी को कहते हैं बरवे। ठीक है,
हरिजन गाथा, ये बहुत अच्छी इनकी कविता है। हरिजन गाथा जो भैया इनकी कविता है ना, ये दलितों की समस्याओं पर का मार्मिक चित्रण किया गया। हरिजन गाथा में दलितों की समस्या कही गई, दलितों की समस्या हरिजन गाथा में, किसमें, दलितों की। ठीक है। सिंदूर तिलकत बहाल, ये भी इनकी कविता बहुत अच्छी है यार। ये नागार्जुन की प्रेम संबंधी कविता है। कैसी है, प्रेम संबंधी कविता है, सिंदूर तिलकत बहाल। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहर लाल की। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। ये नागार्जुन की जो कविता है, ये व्यंग्य प्रधान कविता है। ब्रिटेन की महारानी के भारत आने पर नागार्जुन ने यह कविता लिखी थी, बहुत नाराज हुए थे ये। आगे देखते हैं, नागार्जुन ने अपने समकालीन कवि कौन, केदारनाथ अग्रवाल के लिए जन मन के सजग चितेरे कविता लिखी थी। किसके लिए, केदारनाथ अग्रवाल के लिए कौन सी कविता लिखी थी, जन मन के सजग चितेरे, जन मन के सजग चितेरे केदारनाथ अग्रवाल के लिए लिखी थी। गुलाबी चूड़ियाँ, क्यों ना, ट्रक ड्राइवर ट्रक में बैठे जा रहे थे और नागार्जुन, तो उनके वहाँ चूड़ियाँ टंगी होती, तो उन्हीं को देख के लिखते हैं ये, गुलाबी चूड़ियाँ किसको नहीं भाती ये गुलाबी चूड़ियाँ। नागार्जुन की वात्सल्य की महत्वपूर्ण रचना है ये। तन गई रीढ़ तुम यह थी, यह तुम थी। नागार्जुन की प्रेम संबंधी कविताएं हैं। नागार्जुन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आलोचकों के विचार भी देख लेते हैं। कहते हैं कि यह निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ। ये कथन किसका है भैया, नामवर सिंह का कथन है। बहुत अच्छा, नामवर सिंह का कथन है। प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ, उसकी प्रतिबद्धता बहुजन समाज के कल्याण के लिए तो है ही, अपने आप को व्यामोह से उबारने की खातिर भी कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे वह संबंध ना हो। राग से, द्वेष से, आस्था से, अनास्था से वह आबद्ध है। स्वजन, परिजन, प्यार की डोर से, प्रियजन के पलकों की कोर में, तीसरी चौथी पीढ़ियों की दंत्रित शिशु सुलभ हास में ये आबद्ध कविताएं अधिक संयमित, सरस और मर्मस्पर्शी है। कथन किसका है, बच्चन सिंह का है। तो बद्ध आबद्ध वाली बात किसने कही, बच्चन सिंह ने। फिर बच्चन सिंह कहते हैं कि नागार्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गांव के, जहां संस्कृति की सधी हुई पदावली मिलेगी, वहां पर भी गवई रंग चढ़ा हुआ है। एक हो एक ही कविता में वे सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावलियों, छंदों, लयों का प्रयोग करते हैं। छंदोबद्ध कविताओं में मैदानी नदियों का सीमित प्रवाह है, तो मुक्त छंदों में पहाड़ी नदियों की चंचलता है। कथन किसका है भैया, बच्चन सिंह का है। किसका है, बच्चन सिंह का। और एक आते हैं वे, मतलब नागार्जुन शैली की खोज करते नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोजती है। बहुत अच्छा कथन है, नामवर सिंह का कथन है। किसका है, नामवर सिंह का। कहते हैं कविता में रूप संबंधी जितने प्रयोग नागार्जुन ने किए हैं उतने शायद ही किसी ने किए हों। कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे। वाह क्या बात कह दी है, वाह। नामवर सिंह का ये, नाटकीयतों में वे लाजवाब हैं, उनके बात कहने का हतार पंग है। हजार ढंग होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नामवर सिंह का कथन है। अगली बात देखो, उनकी काव्य भूमि विपुल है और विषम भी। ये कथन किसका है, नामवर सिंह का कथन है। ये देखना किसका कथन है, नामवर सिंह का। लोकप्रियता, कलात्मक सौंदर्य के संतुलन और सामंजस्य का जितनी सफलता से हल किया, उतनी सफलता से तो हिंदी के बहुत कम कवि कर पाए। कथन भैया किसका है, ये नामवर सिंह का है। किसका है भैया, नामवर सिंह का है। किसका, नामवर सिंह का। नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप में है उतने अचेत रूप में भी। ये कथन भैया किसका है, रामविलास शर्मा का। किसका है भैया, रामविलास शर्मा। किसका है भैया, रामविलास शर्मा। नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 के बाद भारतीय समाज के राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है। ये कथन किसका है भैया, मैनेजर पांडे का है। किसका है भैया, मैनेजर पांडे। चलो अब देखो, ये आगे हैं शिवमंगल सिंह सुमन। देखो ज़्यादा नहीं बचे हैं, हमारे 4 पेज बचे हैं बस। इनको अब ये सब छोटे छोटे कवि हैं। ठीक है, बस इतना है, हम लोग पढ़ लेते हैं, ख़त्म करें। ठीक है, आप रिवीजन नहीं कर पाओ, नोट्स जरूर ले लो। मैं यही कहूँगा बार बार से, ठीक है, कि नोट्स जरूर ले लो। चलो आगे, शिवमंगल सिंह सुमन, जो इनका जन्म कब हुआ था, 1915, मृत्यु 2002 में हुआ था। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो, जैसे एक रचना इनकी है हिल्लोल, एक जीवन के गान, युग का मोल, कब लिखी गई, 1945 में। एक प्रलय और सृजन, 1950। विश्वास बदलता ही गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। विंध्य हिमालय, 1960 में आई थी।
मिट्टी की बारात ये कब आई थी? 1972 में। वाड़ी की व्यथा कब आई थी? 1980। कब आई थी भैया? 1980 में। और पर आंखें नहीं भरी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, एशिया जाग उठा, जल रहे हैं दीप, जलती है जवानी। ठीक है, ये कम से कम 13 रचना हैं जो शिवमंगल सिंह सुमन की हैं। ठीक है, समय याद रखना इनका। युग का मोल समय क्या है? 1945 में। प्रलय सृजन का समय क्या है? 1950। विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमालय समय क्या है? 1960 में। ठीक है, मिट्टी की बारात 72 में। वाड़ी की व्यथा 1980 में। ठीक है, और इनका समय नहीं है। कुछ शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में थोड़ी सी बात जानकारी ले लेते हैं हम लोग। देखो क्या कहते हैं कि शिवमंगल सिंह सुमन ने लंबी कविताएं लिखी एवं गीतों की भी रचना की। जैसे कौन कौन सी? जैसे एक इनकी रचना है जल रहे हैं दीप, जलती है जवानी, प्रलय सर्जन जैसी रचनाओं में पूंजीपतियों की से शोषण की खूब भर्त्सना की है। कौन? जल रहे हैं दीप, जलती है जवानी, प्रलय सर्जन, 3 रचनाओं में। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। देखो ये पूछी जा चुकी है, इनकी कविता है, याद रखना। चल रही कुदाली पूछी जा चुकी है, कलकत्ते का काल, और एक कौन है? गुनिया का यौवन। ठीक है, ये सब पूछी जा चुकी है रचनाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिलोचन वासुदेव सिंह, इनका पूरा नाम क्या था? त्रिलोचन वासुदेव सिंह त्रिलोचन, जो इनका जन्म कब हुआ था? 1917, मृत्यु 2007 में। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, धरती कब लिखी गई इनकी? 1945 में। गुलाब और बुलबुल 56, दिगंत 57। अब इसमें से आपको याद कौन कौन सी रचना मैं बता देता हूँ। देखो, एक धरती नहीं बोलना है आपको, जो 1945 में लिखी गई, और एक ताप के ताए हुए दिन, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जो 1980 में लिखी गई है। ताप के ताए हुए दिन 1980। शब्द उस जनपद का कवि है, कवि बहुत बार पूछी जा चुकी है, उस जनपद का कवि 1981। अर्धान ये 1984 में लिखी गई है। तुम्हें सौंपता हूँ 85, फूल नाम है एक 85, अन कहीं भी कुछ कहनी है, सबका अपना का 67, 34, 87, अमोला 90। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक मिनट, ये देखो शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं। अच्छा मैं ट्रिक बताना भूल गया आपको। देखो कैसे कि बहुत सिंपल सा ट्रिक है, मैंने इसमें कोई गाना वाना नहीं सेट किया है, बस कैसे मन में याद रह जाए इसी प्रकार से याद रखना कि हिला है जीवन युग का, प्रलय होगी विश्वास करो। बस इतना, हिला है जीवन युग का, प्रलय होगी विश्वास करो। हिमालय के मिट्टी की व्यथा, हिमालय की मिट्टी की व्यथा आंखों से गुजर जाएगी, तुम विश्वास करो। ठीक है, थोड़ी सी इसकी बस इसी प्रकार से समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ लो। यहाँ पे देखो वासुदेव सिंह त्रिलोचन के बारे में कि ये प्रगतिवाद के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी कविताओं के केंद्र में गांव व उसकी समस्याओं का चित्रण है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, गांव व उसकी समस्याओं का चित्रण है। ठीक है, ये त्रिलोचन नए नए प्रयोगों से भाषा को समृद्ध बनाने के पचतर कवि रहे हैं। त्रिलोचन की रचनाएं कौन सी है? अमोला, कौन सी रचना है? अमोला, जो 1990 ईस्वी में लिखी गई। ये अवधी भाषा में है, इसमें 2700 बरवे संग्रहित हैं, याद रखना। अमोला 1990 में अवधी भाषा में, इसमें 2700 बरवे संग्रहित हैं। कितने? 2700। कितने? 2700। त्रिलोचन ने अपनी कविताओं में पुराने छंदों जैसे बरवे, कुंडलिया, रोला इत्यादि का प्रयोग किया है, ये आप जानते हैं। त्रिलोचन के बारे में और कुछ पूछा जाता हो चाहे ना पूछा जाता, पर एक चीज पूछी जाती है, वो क्या है? ये सानेट के प्रसिद्ध कवि हैं, यानी त्रिलोचन के सानेट रोचक एवं रमणीय हैं। त्रिलोचन सानेट लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं, याद रखना। सानेट कौन लिखता था? त्रिलोचन। त्रिलोचन की कविताओं पर संस्कृत व अवधी भाषा का भी प्रभाव, याद रखना। संस्कृत और अवधी भाषा का इंपॉर्टेंट है। त्रिलोचन की कविताओं पर क्या है? संस्कृत और अवधी भाषा का भी खूब प्रयोग किया गया है। ठीक है, अवधी भाषा का प्रयोग, त्रिलोचन, संस्कृत और अवधी भाषा, याद रखना, संस्कृत और अवधी भाषा। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन, ये कितनी अच्छी बात है, मुक्तिबोध, याद रखना, त्रिलोचन को अवध का किसान कहा है। पूछा जाएगा
कि अवध का किसान त्रिलोचन को किसने कहा है, तो मुक्तिबोध ने कहा था। किसने कहा था, मुक्तिबोध ने कहा था। बच्चन सिंह ने त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि कहा। देखो मुक्तिबोध ने कह दिया अवध का किसान, और इनको आत्मविश्लेषण का कवि किसने कहा, बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह ने लिखा है आगे चल के कि त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया है। ठीक है, थोड़ी सी बात और रह जाती है रांगे राघवों के बारे में। ठीक है, जो त्र्यंबक वीर राघवाचार्य इनका पूरा नाम होता है। जन्म कब हुआ था, 1923 में, मृत्यु 1963 में। इन्होंने एक लिखी अजय खंडहर जो 1944 में, मेधावी 47 में, पांचाली 55 में। ये पांचाली और मेधावी इनकी रचना पूछी जा चुकी है। मेधावी और पांचाली किसकी है, रांगे राघव की। किसकी है, रांगे राघव की। कहते हैं कि अजय खंडहर क्या कहते हैं कि अजय खंडहर में झंकार हो गई, ललकार हो गई, हुंकार नाम से इस तरह के युद्ध स्थलों का वर्णन किया गया है। रांगे राघव के पिघलते पत्थर, याद रखना पिघलते पत्थर समय क्या है इसका, 1946, और राह के दीपक, ये दो मुक्तक काव्य मिलते हैं। मैंने बता दिया है आपको प्रबंध काव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है, और मुक्तक काव्य क्या होता है। मुक्तक काव्य जो 4 चलाने वाले होते हैं, मुक्तक काव्य। ठीक है, राह के दीपक की कविताओं में युगीन यथार्थ के संदर्भ में प्रकृति छवि का भी अंकन किया गया है। कथन किसका है, नगेंद्र का है। किसका कथन है, नगेंद्र का। चलो, तो हमारा प्रगति जो है, प्रगतिवाद हम लोग संपूर्ण जो है खत्म कर चुके हैं, और आगे जो हम पढ़ेंगे वो प्रयोगवाद पढ़ेंगे। वो अगला टॉपिक होगा, हम कल पढ़ाएंगे उसको। ठीक है, प्रयोगवाद जितनी अभी तक क्लासें हो चुकी हैं एक बार जाके रिवीजन मार लें। ठीक है, और हिंदी साहित्य का इतिहास हो सकता है हम 20 से 25 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। 20-25 क्लासें और होंगी जिसमें उपन्यास, अनुगद्य, नाटक, निबंध, कहानी, यानी जो गद्य विधाएं हैं उनको भी हम पढ़ाएंगे बराबर। और हम आपको बार बार यही बता रहे हैं कि हम दूसरी यूनिट तो हमारी चली रही है, तीसरी यूनिट यानी भारतीय काव्यशास्त्र खत्म होने वाली है और पाश्चात्य शुरू होने वाली है। 5वीं यूनिट यानी कविता वो भी चल रही है, कहानी चल रही है, नाटक चल रहे हैं, निबंध हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, बहुत जल्द 25 अप्रैल के बाद इनकी हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। एक एक कहानी पे कम से कम 50-40 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे, यानी कम से कम 2000 प्रश्न होंगे कहानी से। ठीक है, अगर इनको आपके नोट्स चाहिए तो याद रखना ये मेरा नंबर है 97 21 56 58 75। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। पैसे मात्र 299। ठीक है, चलो, और अगर क्लास अच्छी लगे तो फिर आप लोग समझते हैं, मैं कहूँगा नहीं, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, वो आपके हाथ में है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।